तो सिंपल इतना समझो कि अगर हम लोगों के पास में, मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा दिया था, तो आज वैसे मेजोमेरिक पढ़ाऊंगा। देखिए इंडक्टिव का एप्लीकेशन क्या क्या है उसको थोड़ा सा सुन लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट, हम लोग उसके बेस पे क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे समझ तो गए होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने उसी के बेस पे आप लोगों को दिया था, है ना। जो क्वेश्चंस था वो कहीं ना कहीं उस इंडक्टिव के बेस पे ही था, ऐसे था ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एप्लीकेशंस में क्या क्या हम लोग इंडक्टिव फैक्ट के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव फैक्ट की बातें करें तो बेटा बेसिक एप्लीकेशंस है, बहुत आसान। एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि हम लोग इसके बेस पे एसिडिक नेचर बता सकते हैं, हम लोग इसके बेस पे बेसिक नेचर बता सकते हैं। एसिड कौन होता है? एसिड वो होगा जो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। बेस वो होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक या बेसिक नेचर के लिए एक लाइन याद रखना बेटा, कौन सा वाला, धनी आदमी कैसा होता है? देश का बेस। धनी आदमी कैसा होता है? धनी आदमी देश का बेस होता है, ठीक है। धनी आदमी देश का बेस होता है। धनी आदमी देश का बेस होता है। धनी आदमी का मतलब क्या हो गया? धनी आदमी का मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन रिच। धनी आदमी का मतलब क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो बेसिक ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो कम बेसिक होगा, ठीक है। तो हम लोग बेटा इसके बेस पे एप्लीकेशंस क्या है, हम लोग इसके बेस पे एसिडिक नेचर बता सकते हैं, बेसिक नेचर बता सकते हैं। तो एसिडिक नेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है और माइनस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो सामने वाले ग्रुप पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा ना। सामने वाले ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसका मतलब एसिडिक ज्यादा हो गया। सामने वाले ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, मतलब बेसिक ज्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली बोल सकता हूं जो बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इतना पहले एक बार जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग। इसके अलावा हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? इसके अलावा हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, कटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, अनायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी हम लोग इसके बेस पे, इसके साथ साथ में स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर मैं कटायन के स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों? प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कटायन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कटायन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसका कम होगा वो ज्यादा स्टेबल। तो प्लस आई क्या करेगा? इसका चार्ज डेंसिटी को कम कराएगा। सिमिलरली अनायन का जो स्टेबिलिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। वो कैसा होता है बेटा? वो माइनस आई पे डिपेंड करता है, माइनस आई ज्यादा तो अनायन ज्यादा स्टेबल, एंड वाइस वर्सा आल्सो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। समझ रहे ना आप लोग? अनायन के लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कम स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब ये चीजें समझने के बाद में दो बातें और समझना, दो बातें और बेटा ठीक से सुनना। कुछ रूल्स जो आपको इनको समझने के बाद में याद रखने हैं। सबसे पहला रूल तो कि ये कि जो इंडक्टिव फैक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव फैक्ट कम हो जाएगा। मतलब ये कि डिस्टेंस जो होता है, मतलब सिंपल ये कि डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट पे डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है। इस बात का मतलब ये है कि दूरी पे अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हो, मतलब सेम हम लोग बातें करें, ऐसा सोच के चलो कि मेरे पास में ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे आपने लगाया क्लोरीन। दूसरा मेरे पास में क्या है बेटा? कार्बन, यहाँ पे है मेरे पास OH, और आपने यहाँ पे क्या लगाया बेटा? यहाँ पे आपने लगाया फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगाया? क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगाया आपने? फ्लोरीन। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है और क्लोरीन का कम होता है, लेकिन क्लोरीन इज नियर टू द, जिसकी हम लोग बातें करें OH ग्रुप,
और फ्लोरीन दूरी पे है, तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, अगर हम लोग एसिडिक नेचर की बातें करें तो फर्स्ट कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन सेकंड वन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन होता है स्ट्रॉन्ग लेकिन दूरी पे प्रेजेंट है ना। इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप दूरी पे प्रेजेंट है तो उसका जो इंडक्टिव फैक्टर है वो वीक पड़ जाता है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप दूरी पे प्रेजेंट है तो होगा बेटा, वीक पड़ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस जो होता है बेटा वो किस पे डोमिनेट करता है? इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि द इंडक्टिव इफेक्ट द इंडक्टिव इफेक्ट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ any two weak groups any two weak groups any two weak groups is is always is always greater than that of any single group। समझे इस पॉइंट को बेटा? अगर दो मैं लगा दूंगा, एक ही पोजीशन पे दो वीक ग्रुप लगा दिए, दो वीक ग्रुप का जो इंडक्टिव होता है वो कैसा होता है? किसी स्ट्रॉन्ग के इंडक्टिव से ज्यादा हो जाता है हमेशा। समझे कि नहीं समझे? इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनी टू वीक ग्रुप्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। ठीक है ना बेटा? अगर मेरे पास में कोई भी सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप लिखूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। ठीक है ना। सिंगल स्ट्रॉन्ग से दो वीक का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। जैसे मैं ये लिख रहा था अभी, यहाँ पे OH हम लोग लगा रहे थे, यहाँ पे फ्लोरीन लगा के रखे होते हैं हम लोग। तो उस समय मैंने क्या किया होता, यहाँ पे मैंने दो क्लोरीन लगा दिया होता। पोजीशन सेम है लेकिन दो क्लोरीन लगा के रखे। पोजीशन सेम है लेकिन कितना क्लोरीन लगा के रखे? दो। तो पहले वाले कंपाउंड से दूसरा वाला जो होगा वो कैसा होगा बेटा? सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, क्योंकि माइनस आई है, दोनों ही माइनस आई है, तो ये दोनों कैसा हो जाएगा? ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। इज क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो दोनों पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखते हुए जो पीछे आपको क्वेश्चंस दिए गए उन सबको हम लोग अरेंज करने वाले हैं, वेदर इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, वेदर इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। ठीक है ना। उस सबको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? चलो अब हम लोग एक एक करके उन पे पहुंचते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? अनुष्का, आर्यन, तुषार, ठीक है ना, आयुष, सब लोगों का नोट हो गया? ठीक है। चलो हम लोग पहला एक एक करके क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कटायन है, कटायन के लिए अगर प्लस आई ग्रुप आएगा नहीं अल्काइल ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना। कटायन के लिए अगर प्लस आई ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो इधर की तरफ जाएंगे तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना? ऐसे होगा ना। ठीक है ना। यहाँ पे एक एल्काइल, यहाँ दो एल्काइल, यहाँ पे तीन एल्काइल। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकैटायन होता है उसका ऑर्डर भी होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन CH3 प्लस, देन CH3 प्लस। ये होता है ना बेटा? समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? लेकिन अनायन के केस में उल्टा हो जाएगा। अनायन के केस में प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इन केस ऑफ अनायन ऑर्डर इज रिवर्स। ऐसा कुछ हम लोगों को मिलेगा। अनायन के केस में जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है वो CH3 माइनस का, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है ना। इंडक्टिव एक्टिवेशन लोग इनका स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसमें हम लोग कर सकते हैं ना। ये वाला, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास क्या है बेटा? थर्ड है। क्या दिख रहा होगा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 1 डिग्री है, उसे डायरेक्टली सिर्फ ये वाला कार्बन लगा हुआ है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका डिग्री कितना है? 1 2 3 डिग्री है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसका डिग्री क्या है? 1 और 2 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? सभी को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिक्कत तो नहीं है? तो मोस्ट स्टेबल कौन सा वाला होगा बेटा? सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? आर्यन समझ में आया? तुषार, आयुष, ठीक है ना? हाँ। अब ये बताओ बेटा, इसमें हम लोगों के पास में ये वाले कंपाउंड्स हैं,
ये CN जो है वो माइनस आई है, ये फिनाइल ग्रुप भी माइनस आई है, ये फ्लोरीन भी माइनस आई है, लेकिन यहाँ पे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई है। इसका इफेक्ट कैसा होता है, इसका प्लस आई होता है। तो ये तो कम स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल। ये फर्स्ट मेरे पास कंपाउंड है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास क्या है बेटा, ये थर्ड है, और ये मेरे पास क्या है, ये हो गया फोर्थ। समझे ना? तो थर्ड तो लीस्ट स्टेबल होगा इन CN, फिनाइल और F में माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा CN होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर ये कल माइनस आई सीरीज आप लोगों को लिखवा दिया हूं मैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होता है CN का, देन होता है फ्लोरीन का, देन होता है फिनाइल ग्रुप का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, उसके बाद में कौन सा वाला होगा, फोर्थ वाला, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है ना? ये ऑर्डर रहेगा हम लोगों को यहाँ पे। समझ गए ना सभी लोग क्या ऑर्डर रहने वाला है? ठीक है, तो इसको नोट कर लिए ना आप लोग, ऑर्डर को साथ में आप लोगों ने किया भी होगा, घर पे ट्राई कर लिया था। आगे चलें। सभी लोगों के सारे ऑर्डर्स करेक्ट थे कि कुछ मिस्टेक था किसी में? सारे ऑर्डर्स करेक्ट थे, सभी के करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो पहला क्वेश्चन में ये हम लोगों के पास फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है बेटा, और ये फोर्थ। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है वो देखो। हम लोगों को यहां मिल रहा है एक क्लोरीन, यहां मिल रहा है एक ब्रोमीन, और यहां मिल रहा है 2 आयोडीन। ठीक है ना? अच्छा एक बात सोचो कि यहाँ क्लोरीन थोड़ा दूरी पे है बेटा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 आयोडीन है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है और थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। यहाँ कुछ भी नहीं लगा, ये तो सबसे कम होने वाला है, बाकी सब जगह पे माइनस आई है। आई बोला माइनस आई ऑफ एनी टू इज स्ट्रॉन्गर देन एनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। Br और क्लोरीन का किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ये बताओ। Br और क्लोरीन का किसका माइनस आई ज्यादा होगा? Br का ज्यादा होगा ना, है ना, क्योंकि वो नियर है, ये दूरी रिप्रेजेंट वाला डिस्टेंस डोमिनेट करता है। तो ऑर्डर रहेगा मैक्सिमम एसिडिक फोर्थ वाला, देन थर्ड वाला, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ठीक है ना? 4 3 2 1 ऐसे रहेगा। फोर्थ जो होगा मैक्सिमम, क्योंकि 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन, और क्लोरीन में ब्रोमीन का ज्यादा है क्योंकि वो नियर टू COOH प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्लोरीन दूर था, इससे तो फिर भी ये ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा वाला ग्रुप है बेटा। यहाँ पे प्लस, ये हम लोगों के पास में एल्काइल ग्रुप प्लस आई होते हैं। कौन सा एल्काइल है? 1 डिग्री एल्काइल है। या कितना एल्काइल बेटा? 2 डिग्री एल्काइल। और यहाँ पे कौन सा वाला एल्काइल है? यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल। तो कौन से वाले एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? 3 डिग्री का। 2 डिग्री का कम, 1 डिग्री का और कम। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर कैसा होगा? कम होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। समझे ना सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? तुषार समझ में आ रहा है? आयुष ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में था CH3 CH2OH, CH3 CH2 NH2, CF3 CH2 NH2। इसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग मान लेते हैं, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, और यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट से पहला हम लोगों के पास में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर H को निकालोगे O माइनस बनेगा, यहाँ पे H को निकालोगे NH2 माइनस बनेगा, यहाँ पे बनेगा NH, यहाँ पे भी NH माइनस, यहाँ पे भी NH माइनस। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये तो ज्यादा होने वाला है। फर्स्ट स्टेज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कौन होगा? फर्स्ट। उससे कम कौन होगा ये देखते हैं। इन दोनों में अब कौन होगा? बट इन दोनों में हम लोग प्लस आई माइनस आई में इसके साथ में इनको क्या माइनस आई प्लस आई से कंपेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग तो प्लस आई माइनस आई से कंपेयर नहीं कर सकते। किसके हिसाब से कंपेयर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको मैं इन दोनों के साथ में कंपेयर नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ द प्लस आई एंड माइनस आई। अब इनको कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे भी NH माइनस है, यहाँ पे भी NH माइनस है। अब इनको कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो CH3 है वो कौन सा वाला ग्रुप है? प्लस आई। और CF3 जो है वो माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ है या प्लस आई? माइनस आई है तो एसिडिक को बढ़ा देगा। तो ऑर्डर आएगा फर्स्ट, थर्ड, देन सेकेंड। ठीक है ना? ऑर्डर आएगा फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड। सबको क्लियर है?
कोई समस्या तो नहीं है बेटा? इसमें तो आप लोग बता ही सकते हैं बेटा, इसमें तो बता सकते हैं शायद, क्योंकि 3 मेंबर रिंग होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। 4 मेंबर का थोड़ा कम होगा, 3 का और कम होगा, 5 का और कम होगा, 6 का और कम होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट कम होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर है ना। समझ सकते हैं कि नहीं? इन दोनों में कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड में CF3 और CHCl3 में 1 2 करके बताओ, 1 की 2? सब लोग बताओ। 1 ज्यादा होगा, आयुष 1, अनुष्का 1, सब लोग गलत आंसर देना। एक्चुअल में हाँ, सेकंड इज मोर एसिडिक देन, सेकंड इज मोर एसिडिक। मतलब सोच रहे हैं फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन होता क्या है, हम लोगों को देखना है एक एच को निकालने के बाद में ये बनेगा बेटा CF3-। एक एच को निकालने के बाद में कौन बनेगा, ये बनेगा CF3-, आया ना। और ये बनेगा CCl3-। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, CCl3। क्यों? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा बेटा, बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, कंडीशंस जो बताया था बैक बॉन्डिंग का वो सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फाइड, यस सर नो सर। क्यों सेटिस्फाइड, देखो कार्बन है, कार्बन के पास में ये फील्ड पड़ा हुआ है नेगेटिव वाला, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास में कुछ है क्या खाली जिससे बॉन्ड बना सके, नहीं है ना। फ्लोरीन के पास में कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास में कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, यस सर नो सर। क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, CCl3 को अगर मैं कंपेयर करता, इसके पास में सी के पास में बेटा यहाँ पे है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है, ये बैक बॉन्डिंग करके इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, ये बैक बॉन्डिंग करके इस चार्ज को स्टेबल कर देगा कि नहीं कर देगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सभी को, कोई समस्या नहीं है ना। हाँ, आप लोग CF3 को अगर CBr3 से CHF3 को CHBr3 से कंपेयर करते तो ऑब्वियसली CHF3 होता, क्योंकि CHBr3 के केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ब्रोमीन के साथ में तो नहीं होगा ना। बैक बॉन्डिंग के लिए 2p3d का ही हो सकता है, 2p4d के साथ में तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कहीं ना कहीं यहां से H निकालोगे, इसका भी H निकाल के देखोगे, H निकालोगे तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा कि नहीं कर लेगा, सल्फर के पास में वैकेंट डी पड़ा है ना, और यहाँ नेगेटिव आएगा तो बैक बॉन्डिंग कर लेगा ना इसके साथ में, ये बैक बॉन्डिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये स्टेबलाइज कर लेगा नेगेटिव चार्ज को, ये नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, ज्यादा एसिडिक, ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, लेस एसिडिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैंने लिखा है तो एक चीज मुझे यहाँ से याद आ गई बेटा, मैं तुम्हें वो भी करा देता हूँ, ये कॉपी कर लिया पहले, ये बताओ सब लोग। आयुष, होपफुली तुम लोगों ने तो दोनों को गलत से अरेंज किया होगा, बैक बॉन्डिंग दिमाग में नहीं आया होगा तो इनको गलत अरेंज किया होगा, बाकी के सही किए होंगे। ठीक है, मुझे बताओ कि CHF3, ये IIT ने क्वेश्चन पूछा है, CHF3 और CHCl3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, 1 और 2, 1 और 2, 2 का, 1 का, आर्यन तुम बताओ, नहीं पता बटा, CHCl3 का ज्यादा होता है CHF3 से। माइंड में वही आता है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। शेप दोनों का सेम है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस कि डायपोल मोमेंट निकालने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो क्लोरीन के केस में ज्यादा होगा ना, और चार्ज इतना कम भी नहीं होता। जो Q इंटू डी का प्रोडक्ट आता है वो आता है क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ये होता है बेटा, तो ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर भी रहेगा। The product of Q into D is maximum in case of chlorine rather than fluorine. डायपोल मोमेंट तो Q into D का प्रोडक्ट ही निकालोगे ना, तो Q into D का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ क्लोरीन, नॉट इन केस ऑफ फ्लोरीन। बाकी ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो छोटी मोटी चीजें हैं जहां पे कहीं ना कहीं तुम लोग मिस्टेक्स करते हो, थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना है, सब कुछ सही से हो जाएगा। कॉपी कर लिए इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है? चलो
अभी हम लोग बातें करेंगे जो बेसिक नेचर के कुछ कंपाउंड्स थे उनको लेके, है ना। बेसिक नेचर की हम लोग बातें करेंगे बेटा। तो कुछ टर्म्स बेसिक नेचर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन दोनों में वन और टू में कौन ज्यादा है? वन टू में जल्दी से बताओ, वन और टू में कौन ज्यादा है? वन और टू में कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा एसिड, कौन ज्यादा बेसिक है? वन ना। क्या इसका ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या रेजोनेंस तो नहीं कराना ये? रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? और रेजोनेंस बताओ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा रेजोनेंस? रेजोनेंस नहीं करता है बेटा। रेजोनेंस कोई भी लोन पेयर दोनों में से नहीं करेगा, है ना। रेजोनेंस पढ़ाया भी नहीं तो रेजोनेंस का क्वेश्चन मैंने दिया भी नहीं। एक क्वेश्चन दिया है लास्ट में जो लिखा है, सिर्फ लास्ट वाला। रेजोनेंस तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ गया ना। sp3 है, एक sp2। किसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, sp3 का कि sp2 का? sp3 का। sp2 तो डोनेट नहीं करेगा, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, होल्ड करके रखेगा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा इस वजह से, ठीक है ना। इनमें अरेंज कर लोगे, ये हम लोगों के पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये हम लोगों के पास थर्ड, ये हम लोगों के पास फोर्थ। सारे के सारे प्लस आई ग्रुप हैं। और प्लस आई ग्रुप जो होगा वो बेसिक नेचर को कम करता है कि बढ़ाता है? कम करता है। बेसिक नेचर को कम करेगा ना ये तो। और माइनस आई ग्रुप है ना सारे के सारे, बी आर एफ सी एल, ये सब माइनस आई। माइनस आई ग्रुप क्या करता है बेटा? बेसिक नेचर को कम करता है, समझ रहे ना। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज द बेसिक नेचर। तो जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वहाँ बेसिक नेचर कम होगा, जहाँ माइनस आई इफेक्ट कम होगा वहाँ बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखो बेटा, पोजीशन 3 3 3, ये थ्री पोजीशन पे दो बी आ रहा है लेकिन, और ये पोजीशन फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होगा उसका माइनस आई सबसे कम होगा। फोर्थ पोजीशन पे जो एक ही ग्रुप लगा है ना, फोर्थ पोजीशन वाला चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, उसका तो ग्रुप का जो स्ट्रेंथ होगा वो तो वीक हो गया ना। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे ज्यादा बेटा बेसिक कौन होगा? फोर्थ वाला। यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो क्लोरीन वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। उससे थोड़ा कम बेसिक होगा फ्लोरीन वाला। सबसे कम तो ये होगा ना, क्योंकि दो बी आर है, दो बी आर का जो माइनस आई होगा वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा। दो बी आर का जो माइनस आई होगा वो फ्लोरीन से ज्यादा होगा। तो फिर कौन आएगा बेटा? फिर सेकंड आएगा, देन थर्ड आएगा। ठीक है, समझ गए? या समझ सकते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये NH3 है। तो NH3 सबसे कम बेसिक होता है, NH3 सबसे कम होगा, उसके बाद डिग्री बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री बढ़ने से क्या होगा? एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। समझ रहे ना आप लोग? लेकिन इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कुछ चेंज करता है, दैट विल आई डिस्कस लेटर, थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा वो सारे फैक्टर्स। अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी सिंपल माइनस आई की प्लस आई का और माइनस आई का क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिसको पानी में डाल देंगे तो तीन फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज स्टेरिकनेस, सेकंड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ दैट कटायन फॉर्म। वाटर से H प्लस गेन करेगा ना तो H बॉन्डिंग भी इसको स्टेबलाइज करता है। उन तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट निकालेंगे, तब बताएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है ना। नीचे वाले बताओ बेटा, यहाँ पे बता दो, इनमें इनमें बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? CH3 इधर से इधर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऐसे या ऐसे? किधर? इधर से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इधर से इधर इंक्रीज करेगा। ये जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। दिस इज sp2, दिस इज sp3। कौन सा वाला नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये वाला दे सकता है ना बेटा। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक बढ़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करेंगी, तो दिमाग खोल के सही से काम करना है। इन दोनों में या रेजोनेंस होता है या रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करते हैं नहीं पता, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अभी टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो रेजोनेंस ही करेंगे, है ना। एनिलीन से जो अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है,
इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए फ्री रहता है, इसका फ्री नहीं होता। ठीक है, समझ गए? चलो बेटा, इसके आगे आप लोग हेडिंग डालोगे रेजोनेंस, क्या लिखोगे? रेजोनेंस हेडिंग डालो, उसको पढ़ते हैं। चलो बेटा, रेजोनेंस में क्या क्या रहता है? अब सिंपल समझना रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस का जरूरत क्या पड़ा बेटा? जरूरत इसलिए पड़ा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें से सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। एक सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग उस कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो वी नीड टू ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। हमको उसके कौन से वाले स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो सब ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है ना? जितने भी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ करते हैं उन सब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उन सब के बेस पे हम लोग ये बताते हैं कि उस कंपाउंड का, उस एटम का, कोई भी मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सिंपल टर्म ये हो गया कि व्हेनेवर एक सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, देन वी नीड टू ड्रॉ इट्स अदर स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे उनको हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे, उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे बेंजीन के बारे में आप लोग देखें, बेंजीन का सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ सकते ना बेटा? जो बेंजीन का अगर हम लोग बातें करें तो बेंजीन के केस में क्या रहता है, अगर आप लोगों ने बॉन्ड ऐसे बना लिया तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। ये वाले बॉन्ड का लेंथ जो है D1 मान लें, इसका D2 मान लें, तो D1 कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए D2 से। लेकिन D1 कैसा होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू D2, आइडेंटिकल होता है। ऐसे होगा ना? दूसरा ये कि D1 का जो लेंथ है, अगर जो बॉन्ड बन रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया। दूसरा ये कि जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है उससे थोड़ा सा छोटा मिलता है ये जो डी लेंथ मिलता है हम लोगों को, और डबल बॉन्ड से बड़ा भी मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। कहीं कहीं पे मैंने ऐसा कुछ लिखा तो CS3 मैंने ऐसा कुछ लिख दिया बेटा, मैंने कुछ लिखा CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसा मैंने कुछ लिखा। तो यहाँ पे भी आपको देखेगा कि इस पे पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव कभी कभी इस वाले कारण पे भी दिखता है। ये वाला बॉन्ड सिंगल है, डबल भी दिखता है ना? इसका लेंथ होता है इन दोनों बॉन्ड का आइडेंटिकल दिखता है, इन दोनों कारण पर सेम चार्ज अपेयर होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू ड्रॉ इट्स पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ेंगे। उन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या फिर हम लोग उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? दिस क्लियर? बट इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए दो चीजें समझना। इसके लिए कुछ मैं कंडीशंस डिस्कस करूंगा, कौन से कंडीशंस में रेजोनेंस होता है। ठीक है ना? कौन से कंडीशंस में और रेजोनेंस होगा, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो बेटा रेजोनेंस के लिए सबसे पहला तो ये समझना कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं? लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज। ठीक है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब पहले सुनना ठीक से, इसको लिखना लिखने का कुछ ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में जो मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को, उसके बाद थोड़ा सा सुनना समझना, जिससे आगे की चीजें थोड़ा माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी तुम लोगों के उन चीजों को समझने के लिए। बट लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ दो एटम के बीच में शेयर होता है, शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। किसके बीच में शेयर होता है बेटा? शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स ओनली। सिर्फ दो एटम्स के बीच में, शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम्स के बीच में शेयर होता है उसको हम लोग लोकलाइज्ड बोलते हैं। मान लो ए और बी है,
आपने यहाँ एक बॉन्ड बना के रखा है, ये लोकलाइज्ड है, दो के बीच में शेयर हो रहा है। हो सकता है कि ए डबल बॉन्ड बी होगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ही है, वो भी दो के बीच में शेयर हो रहा है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? विच इज शेयर्ड बिटवीन मोर देन टू एटम्स, विच इज शेयर्ड बिटवीन मोर देन टू एटम्स, ठीक है ना। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज शेयर बिटवीन मोर देन टू एटम्स, दो से ज्यादा एटम्स के बीच में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है ना। तो डीलोकलाइज बोलने के लिए क्या होगा? हम लोग के पास ए होगा और एक बी होगा, ये सिंगल बॉन्ड मान लो। एक और मान लेते हैं हम लोग के पास सी है, तो यहाँ पे हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है और दूसरे टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन लोगों को कहाँ पे मिल जाए? इधर ए और बी के बीच में शेयरिंग में मिल जाए। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज। कभी यहाँ शेयर हो रहा है, कभी यहाँ शेयर हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया वो तीन एटम के बीच में शेयर हो गया, ए बी और सी। कितने के बीच में शेयर हुआ? तीन के बीच में शेयर हुआ। सबसे पहली बात कि जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होता है? वो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होगा? इलेक्ट्रॉन्स इन इन पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्यों हो सकता है बेटा? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो हो सकता है विच इज सब्जेक्टेड टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। जो किससे बेटा सब्जेक्टेड होगा? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होगा, या फिर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा वाला होगा? जो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर विच इज सब्जेक्टेड टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा वाला होता है हम लोगों के पास में? ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोगों के पास में कौन सा वाला होता है? जो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड में होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही सिर्फ और सिर्फ क्या करा सकते हैं? डीलोकलाइज कर सकता है, तो रेजोनेंस करा सकता है। सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू मोर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लेस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो डीलोकलाइज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला तो दिमाग में तुम लोगों के क्वेश्चन ही आएगा कि सर पाई वाला ही क्यों जा रहा है, सिग्मा वाला क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस पर अट्रैक्शन का फोर्स कैसा तो ज्यादा होता है, वो कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो इधर उधर नहीं घूम सकता। घूमेगा तो कौन घूम सकते हैं? पाई का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डीलोकलाइज कर सकता है। इतना आप लोगों ने कॉपी किया क्या? इतना लिख लिया आप लोग? लिख लो, जिन लोगों ने लिखा जल्दी से लिखो इसको। ठीक है बेटा। अब एक बात सुनो कि जो हम लोगों के पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करके चलते हैं। एक तो हम लोगों के पास में होता है रियल पाई इलेक्ट्रॉन, और एक हम लोगों के पास होता है डिफरेंशियल पाई। ठीक है ना? ये वर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। फिर कंफ्यूजन में आओगे सर क्या क्या लिखा था। रियल पाई का मतलब जो पाई डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग रियल पाई बोलते हैं। डिफरेंशियल पाई का मतलब कौन होगा? जो लोन पेयर में प्रेजेंट होता है। लोन पेयर में प्रेजेंट होगा, ऐसा हो सकता है लोन पेयर में प्रेजेंट हो कोई, उसको हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से प्रेजेंट हो। समझ आ रहे हो कि नहीं आ रहे? किसकी वजह से बेटा? इट इज प्रेजेंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल पाई बोलते हैं। ठीक है ना? तो रेजोनेंस में दोनों पाई पार्टिसिपेट करता है, रियल पाई भी पार्टिसिपेट करता है और डिफरेंशियल पाई भी पार्टिसिपेट करता है। कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना? चलो अब लिखो आप लोग हेडिंग कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। क्या लिखोगे? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, ठीक है ना? कौन सा कंडीशंस होगा बेटा? सबसे पहला कंडीशन
सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि जो मॉलिक्यूल होगा दैट शुड बी प्लेनर। सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा बेटा, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। लिखो पहले कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा बेटा, कि जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। उसमें क्या होगा बेटा, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जो रेजोनेंस बनता है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। इतना समझना कि रेजोनेंस में कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब आप लोगों को समझ में आ रहा है। इन रेजोनेंस नो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रेजोनेंस में वो तभी पार्टिसिपेट कर पाएगा जब वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन आप कब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन को, जब वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तभी ना। तो रेजोनेंस में कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए वो पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब उसके लिए कौन से वाले ऑर्बिटल्स का हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा, पी ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब, कैनोनिकल मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म, all the canonical structures formed should have nearly same energy, should have nearly same energy। बेटा जितने भी कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे उनका एनर्जी कैसा होना चाहिए बेटा, नियरली नियरली सेम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर्म्ड, all the canonical forms, all the canonical forms formed should have the same number of, should have same number of total lone pairs and bond pairs, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है ना बेटा। उनके पास में टोटल सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैसा होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसा कुछ बोला, मेरे पास में क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस, दूसरा मैंने बोला आर सी प्लस डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कुछ मैंने लिखा। तो एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना के रखा, ऑक्सीजन एक लॉन पेयर होगा, टोटल बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 1, 5, तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 5 हो गया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। अरे हाँ या ना। इसके पास में कितना बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कितना है ऑक्सीजन के पास 2, तो इसके पास टोटल मिला के कितना हो रहा है 5। एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम, आप बता सकते हैं ये ज्यादा स्टेबल होगा ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स का जो सम है वो कैसा है, सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस बनाने के लिए, लिखो इसको जल्दी से। लिख लिए थर्ड पॉइंट बेटा, कॉपी हो गया।
वन मोर पॉइंट कि ऑल द, अगर हम लोगों के पास जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, लिखोगे ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, all the canonical forms should contain the same number of unpaired electrons, same number of unpaired electrons। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? उनके पास जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ऐसा लिखा, मेरे पास में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। एक बार दूसरा मॉलिक्यूल लिखा ऐसा कुछ CH2, यहाँ पे एक रेडिकल लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक दूसरे का कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक दूसरे का कैनोनिकल फॉर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स भी सेम है। हाँ, जितना इसके पास में जितना इसके पास में, दूसरे जितना रेडिकल इसके पास में, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है। मैं ऐसा बना दिया कोई स्ट्रक्चर, मेरे पास में क्या है बेटा? CH2 रेडिकल, मैंने बनाया यहाँ पे CH रेडिकल, मैंने एक और बना दिया CH2 रेडिकल। क्या इसका ये कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है? क्या ये कैनोनिकल फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास में 3 और इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो उन सभी कैनोनिकल फॉर्म्स के पास में नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे बॉन्ड तोड़ के छोड़ दिया हो, दिख रहा है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो बॉन्ड है उसको तोड़ दिया और ऐसे छोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ने के बाद में फिर कुछ नहीं किया। समझ रहे हो ना? तो इसका कैनोनिकल फॉर्म नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक और पॉइंट बेटा कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनते हैं, लिख लिया ना आप लोगों ने? पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि बेटा नन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म, none of the canonical structure, none of the canonical structure is actual structure। कोई भी कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बिकॉज नन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म कैन रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल होगा उसका सारा प्रॉपर्टी का कोई सिंगल कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो हम लोग बेटा कोई भी कैनोनिकल फॉर्म एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। Actual structure is the combination of all the canonical structures। Actual structure is the combination of all the resonating structures। Is combination of all the canonical structures या resonating structures। और जितने भी canonical structures होते हैं उन सब का combination जो होता है उसको हम लोग actual structure बोलते हैं। Actual structure is the combination of all the canonical forms, all the resonating structures, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? That structure is known as resonance hybrid। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? resonance hybrid। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है रेजोनेंस को लेके। क्या क्या बातें बोली बेटा मैंने? कि जो जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बने, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिक कैसा होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए। जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए। उन सब के पास में बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का सम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। उनका एनर्जी जो बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैनोनिकल फॉर्म, उनका नियरली एनर्जी नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक मैंने लिखा कि कोई भी कैनोनिकल फॉर्म होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा जो रेजोनेंस बनता है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द कॉन्जुगेशन ना, कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, कॉन्जुगेटेड हम लोगों को चाहिए ना। आपको लिखा था कि हम लोगों के पास में दो तरीके का हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन होगा।
एक लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक से ज्यादा के बीच में शेयर होगा, उसी को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक से ज्यादा एटम, दो से ज्यादा एटम्स के बीच में शेयर्ड है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होता है। इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब लोग अब रेजोनेंस का स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की हम लोग बातें करेंगे बेटा, कितने तरीके का कॉन्जुगेशन हो सकता है, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे बेटा पाई, सबसे पहला कॉन्जुगेशन लिखोगे पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो कैसा कैसा हो सकता है बेटा, जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो न्यूट्रल हो सकता है, जो एटम के पास होगा वो न्यूट्रल हो सकता है, और उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, हाँ या ना। तो वैकेंट होने का मतलब दोनों होता है कि वो न्यूट्रल भी हो सकता है और उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वैकेंट होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो और वो कैसा हो, बिल्कुल उसके पास में कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तभी भी हम लोगों को वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे बेटा इसके मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक से समझना। एग्जांपल जैसे मेरे पास में क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात तो ये कि मॉलिक्यूल प्लेनर चाहिए आपको। हाइड्रेशन कैसा होगा प्लेनर के लिए, sp2 या sp3 होगा तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। कार्बन का हम लोग अगर बातें करें तो कार्बन में sp3 से नॉन प्लेनर ज्योमेट्री का स्टार्टिंग हो जाता है। तो sp या sp2 दो ही हाइब्रिडेशन हम लोगों को चाहिए अगर हम लोग रेजोनेंस बनाना चाहते हैं तो। पहले तो वो चेक कर लिया करना बेटा, यहाँ तो आपको दिख रहे हैं। और रेजोनेंस में एक्चुअल में होता क्या है कि ये कार्बन था, एक कार्बन यहाँ पे था, एक कार्बन CH2 था, इसके पास में जो ऑर्बिटल्स है वो खाली पड़ा हुआ है, इसके पास में जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, इनका आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे है ना। अब अगर ये आपस में ओवरलैपिंग करना चाहिए, खाली इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, खाली है ना बेटा। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स, हम लोगों पे ऐसा कुछ कंडीशन था कि ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर लें। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये दोनों आपस में अगर ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग करेंगे कैसे, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा। अगर ये इसके साथ में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको लेके आना पड़ेगा इधर, इज दिस क्लियर। और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा तो ये वाला ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, एम्प्टी पड़ जाएगा। फिर ये वाला ऑर्बिटल कैसा होगा, एम्प्टी। तो ऐसे हम लोग रेजोनेंस बनाते, बार बार ये डायग्राम्स नहीं बनाएंगे। आपको ये समझना है कि जो डबल बॉन्ड होगा, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल हम लोगों के पास में है, अगर जो पाई बॉन्ड पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट दैट उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे किसकी तरफ, उसको हम लोग कॉन्जुगेशन में लाएंगे, उसको शिफ्ट कराएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ हमेशा। इसको मैं बोल सकता हूं कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो एक अगर नया स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बनेगा ना बेटा। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, RS कितने हैं, दो। क्या इनमें से कोई स्ट्रक्चर एक्चुअल है, क्या इनमें से कोई स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर है, कोई भी नहीं ना बेटा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें से तो कोई भी नहीं है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा देखेगा हम लोगों को, CH2, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड पार्शियल, ये बॉन्ड पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल प्लस, यहाँ पे पार्शियल प्लस। दिस स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी एक्सप्लेन कर सकता है कि जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल होता है, कार्बन ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इनमें से प्रॉपर्टी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपसे बोल रहा बेटा मेरे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका रेजोनेंस बना सकते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो देखो बिल्कुल बना सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे, इस पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करा देंगे,
इस पॉजिटिव को इस इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करने से क्या होगा, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। यस सर, नो सर। अब क्या करेंगे, इसको कहाँ शिफ्ट करा देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे नेक्स्ट केस में। फिर कैसा दिखेगा आप लोगों को, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पॉजिटिव किधर आ गया, इधर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको यहाँ शिफ्ट कराएंगे। कब तक बेटा बॉन्ड बनाते रहोगे, तब तक पहला स्ट्रक्चर वापस रिपीट नहीं हो जाता। तो पहला स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होगा तो क्या करेंगे बेटा, पहला देखो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, रिपीट हो गया। तो ये तो पहले से बना हुआ है, कितने स्ट्रक्चर बने बेटा, इसके आरएस कितने बने, रेजोनेंट स्ट्रक्चर 3। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, कैसा देखेगा, सारा का सारा पार्शियल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तीनों कारण पॉजिटिव आ रहे ना, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों से बोलो बेटा कि ऐसा कुछ कोई कंपाउंड मेरे पास में है, इसका रेजोनेंस बना हो, तो बना सकते हैं ना आप लोग, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये वाला इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। पहले केस में जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या स्ट्रक्चर देगा हम लोगों को, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देगा। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, जहां पे बॉन्ड था उसको ऐसे ही रखो। अब नेक्स्ट केस में क्या करो, ये वाले पॉजिटिव को, इस वाले बॉन्ड को इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा देखेगा बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो ऐसा ही मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे क्या हम लोगों के पास CH2, ये बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर बना। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कराओ, एक एक करके बॉन्ड को शिफ्ट करते रहो। इसको शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा आप लोगों के पास बेटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड था, ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव चला गया, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करें, एक और पॉसिबिलिटी है, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दो। जब उस बॉन्ड को वहां शिफ्ट कराओगे तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बेटा, इधर बॉन्ड आया, इधर बॉन्ड आया, इधर आया, यहाँ पे आ गया CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वापस से लौट के CH2 पे आ गया। अब बनाने का जरूरत है क्या, नहीं, फिर से स्ट्रक्चर्स रिपीट कर जाएंगे। अब रेजोनेंस बनाने का जरूरत नहीं है। कितना स्ट्रक्चर बना बेटा, RS कितना बना, रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितना है इसका, 5 है। रेजोनेंस हाइब्रिड कितना है इसका बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड कितना होगा इसका, कितना बनेगा, तो एक ही बनेगा, सब जगह पे पार्शियल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड, यहाँ आया पार्शियल पॉजिटिव, आया ना पार्शियल पॉजिटिव वहां पे। और कहाँ कहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव बताओ, यहाँ पे आएगा देखो पॉजिटिव, फिर यहाँ आया पॉजिटिव, फिर इधर आया पॉजिटिव। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा, उनका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। कुछ मैं लिख रहा हूं अभी, एक इसका बना के लाना बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना आप लोग। इसका बनाना है, देखना कितने बनेंगे, हाइब्रिड कैसा बनेगा इसका, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक समझने में। बना लेंगे उसका रेजोनेंस, पीछे लिखा हुआ उसका रेजोनेंस बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, आयुष रेजोनेंस नहीं बना सकते इसका, क्यों नहीं बनेगा, इसका रेजोनेंस में क्या दिक्कत है। ऐसा कुछ हम लोगों के पास में है, यहाँ पॉजिटिव है, क्या करोगे पहले केस में इसको यहाँ घुमा दो, इसको यहाँ घुमाओगे तो क्या होगा बेटा, इसको यहाँ घुमाओगे तो क्या करेगा बेटा, ये बॉन्ड इधर चला गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, पहले से एक बॉन्ड इधर था वो उधर ही रहेगा। अब क्या करो, इस बॉन्ड को यहाँ घुमा दो, इसको जब यहाँ घुमाओगे तो फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ, यहाँ पे बॉन्ड था, इधर बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया। अब क्या करोगे, कब तक घुमाते रहोगे जब तक पॉजिटिव लौट के इस कार्बन पे नहीं आ जाता,
फिर से घुमा दो, इसको यहां घुमा देते हैं, इसको यहां घुमाने से क्या होगा, इसको यहां घुमाने से एक और स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर कैसा देखेगा बेटा, ऐसा ही कुछ देखो, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर था, पॉजिटिव इधर आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, तो जल्दी से अब क्या करें, इसको यहां घुमा दो, इसको यहां घुमा देते हैं, क्या मिला आपको, एक और स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मिला। देखो ये बॉन्ड इधर चला गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इधर बॉन्ड है, अभी तक तो पॉजिटिव वापस लौट के नहीं आया। फिर से घुमा दो एक बार और, अब शायद लौट के आ जाएगा। फिर से घुमाने पे लौट के आया, तो फिर से घुमाने पे लौट के आया, यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पहले वाला रिपीट करके इसको हटा देते हैं। तो इतना बना स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना बना इसका, 5 बना। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा दिखेगा बेटा, एक ही बनेगा। दिख रहा है सब जगह पार्शियल बॉन्ड आया है, दिख रहा है ना बेटा, सब जगह पार्शियल बॉन्ड आया है। एक बात और दिख रही होंगी कि पांचों कार्बन पे एक बार इधर, एक बार इधर, सभी देखो एक बार इधर आया पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ दिख रहा है इधर आया, यहाँ दिख रहा है इधर आया, इधर वाले में दिख रहा है यहाँ पे आया, और उधर वाले में दिख रहा है यहाँ पे आया, तो सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। आयु समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, मुझे तो इसका रेजोनेंस बना सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3+। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जल्दी से बताओ इसके, 2 बनेंगे अनुष्का, आर्यन 2 बनेंगे, आयुष, आयुष भी बोल रहे हैं, आयुष कितने बनेंगे, 2, ऐसे करके बताओ 2। चलो बेटा, अच्छी बात यह है कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस क्यों नहीं होगा इसमें वो सोचो, मैंने क्या बोला कि पाई सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज देख के नहीं बना रहे हम लोग रेजोनेंस, मैंने बोला एम्प्टी ऑर्बिटल जो होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, और ऐसा भी होगा पॉजिटिव चार्ज हो एम्प्टी ऑर्बिटल ना हो उसके पास, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आपके सामने ऐसा कंपाउंड है, देखो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आने का मतलब N+ ना, चलो पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं N+, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन के पास में आप लोग देखेंगे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N, कितना H बना के रखा इसने, 3H, और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 इज प्लेनर, नो। क्या रेजोनेंस करेगा, नेवर। तो पॉजिटिव चार्ज देकर रेजोनेंस नहीं बनाना है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता। यहां से बोलो बेटा मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2 पॉजिटिव, ये रेजोनेंस करेगा क्या, ये रेजोनेंस करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। इसके पास में भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। बात यह है कि जो एटम पॉजिटिव चार्ज, एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज मस्ट हैव, एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। उसके पास में खाली ऑर्बिटल होगा तभी तो रेजोनेंस करेगा ना। उसके पास में 100% वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसके पास में, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट पूरा। देखो काउंट करके, खाली जगह है क्या इनके पास, नहीं है ना। इनके पास में 1 n का वैल्यू 2 होता है, एसर भी होता है, 8 के 8 रख के बैठे। वैकेंट ऑर्बिटल इन लोगों के पास में नहीं है, इनके केस में रेजोनेंस नहीं हो सकता है। आप लोगों से बोलूं बेटा, लिख लिया ना आप लोग इतना, आप लोगों से बोलूं बेटा मेरे पास में क्या होता, मेरे पास में होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड PR3 पॉजिटिव,
इसके केस में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? इसके केस में हो जाएगा क्योंकि फास्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रखे होंगे, ठीक है ना। इसके केस में हो जाएगा क्योंकि फास्फोरस के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो ओवरलैपिंग करा के बॉन्ड बना लेगा। कैसे बना लेगा? इसको यहाँ शिफ्ट करा दो, इसको यहाँ शिफ्ट करा दो, क्या बनेगा बेटा? CH2। यहाँ पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Pr, क्या होगा? डबल बॉन्ड Pr3, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इस वजह से इसके केस में क्या हो जाएगा बेटा? इसके केस में रेजोनेंस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? मैंने ऐसा लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड SR2 पॉजिटिव, इसके केस में भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास में क्या है? इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इसके पास में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, रेजोनेंस करेगा। लिखो जल्दी से इसको। एक और मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, इसमें बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं? या मैंने लिखा NH3+, यस और नो? इसके केस में रेजोनेंस नहीं हो सकता, लेकिन मैंने लिख दिया हो तो मेरे पास में ऐसा कुछ होता बेटा। क्या लिखा हो तो मैंने Nr3+, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। Nr3 नहीं होगा बेटा, NH3 नहीं। मैंने क्या लिखा होता यहाँ पे? Pr3+, या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फास्फोरस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। एक और मैं मॉलिक्यूल लिखता हूँ, इसमें बताओ बेटा रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? इस केस में हो जाता है बेटा रेजोनेंस। ठीक है, बोरोन के पास में खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है P, पड़ा है कि नहीं पड़ा? कितना? एक P पड़ा होगा ना खाली, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इसमें, कि पॉजिटिव दिखा रेजोनेंस बना दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ नहीं दिखा तो रेजोनेंस न बनाया, ऐसा भी नहीं होता। देखो उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं, होगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2 में रेजोनेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़ा हुआ है। इसके पास में कौन प्रेजेंट है? इसके पास में एम्प्टी P प्रेजेंट है। इसके पास में एम्प्टी P है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा लेंगे हम लोग। इसको यहाँ शिफ्ट कराने के बाद में हम लोग आसानी से स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा हम लोगों का? CH2 यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2 माइनस, जैसे माइनस भी आएगा ना साथ में। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाओगे तो कैसा देखेगा हम लोगों को? हम लोगों को देखेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। ये बॉन्ड कैसा हो गया बेटा? पार्शियल, ये पार्शियल, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर उसके पास में कोई चार्ज में लिखा था ना, न्यूट्रल भी हो सकता है ऑर्बिटल, एम्प्टी चाहिए ना। एम्प्टी ऑर्बिटल कैन बी न्यूट्रल, एम्प्टी ऑर्बिटल कैन हैव पॉजिटिव चार्ज आल्सो। लिखो जल्दी से इसको। लिख दिए क्या? चलो, इसका रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा ये बता दो। चलो एक और छोटा सा,
होगा ना, आसानी से होगा। ठीक है, तो इसके केस में रेजोनेंस हो जाएगा। चलो, दूसरा टाइप का कॉन्जुगेशन, पहले टाइप का लिखे थे हम लोग, तो दूसरा टाइप का कॉन्जुगेशन लिखो। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। इसमें लिखो ऑर्बिटल कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, should have free electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा ही ना हो कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है ही नहीं, फिर भी आप लोग नेगेटिव चार्ज को देखकर रेजोनेंस बनाए जा रहे हो। समझ रहे हो ना? जनरली क्या होगा, हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, तो इसके केस में रेजोनेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके केस में रेजोनेंस बेटा? इसलिए हो सकता है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास जो ऑर्बिटल्स है वो फिल्ड है विद नेगेटिव चार्ज, और इनका ओवरलैपिंग हो रहा है आपस में, हो रहा है ना इनका ओवरलैपिंग आपस में बेटा। अगर ये आपस में, ये इसके पास नेगेटिव था, अगर ये आपस में ओवरलैपिंग करना चाहे तो कर भी सकता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है नियरली। इन दोनों का आपस में ओवरलैपिंग अगर होगा, लास्ट वाले दोनों ऑर्बिटल्स का बेटा, इनका अगर ओवरलैपिंग होगा आपस में, तो ये क्या बोलेगा इससे? इससे बोलेगा कि एम्प्टी हो गया, वैसे ना। इसको ओवरलैपिंग के लिए अपनी एम्प्टी चाहिए ना, इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एम्प्टी चाहिए, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। आया ना? समझ रहे ना? तो हमेशा ऐसे ही होगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ शिफ्ट कराओगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कराओगे। जब नेगेटिव चार्ज को लेकर रेजोनेंस बनाओगे तब ये हो जाएगा फील्ड विद नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर है सबको? ये होगा हम लोगों के पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास चार्ज कैसा आ गया? अब नेगेटिव। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो ऐसा कुछ देखेगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड पार्शियल, ये बॉन्ड पार्शियल, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। समझ गए क्या? जैसे बोलो बेटा आप लोगों को, इसका रेजोनेंस बना लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, बना लोगे कि नहीं? आप लोगों से बोलो बेटा मेरे पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है CH2, इनको लिख लो, बनाना इनका CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N माइनस, है ना? N माइनस मतलब NH माइनस, NH2 से एक H को निकाल देते हैं, NH माइनस, ठीक है ना? मैं कुछ लिख रहा हूँ, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना है, इसका भी ड्रॉ करना है बेटा। एक और कंपाउंड लिख लो, इसका भी ड्रॉ करके लाना, ठीक है ना? लिख लिए चारों पांचों, चारों कंपाउंड्स? लिख लिएगा बेटा? चलो, अब ये बताओ बेटा कि मैंने ऐसा लिखा CH3 CH सिंगल बॉन्ड BH3 माइनस, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? आप सोच रहे हो ऐसा लिखते हो तो नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पास में एम्प्टी है ही नहीं कुछ, देखो CH, इसको CH2 लिख लेना पहले तो। हम लोगों के पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B, इसके पास में कितना H है? 3H। इसके पास में कहाँ पे आपको एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है, बताओ मुझे। जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था, जो नेगेटिव चार्ज केस आया, उसने इसको हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लिया ना,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। क्यों नहीं होगा रेजोनेंस? नो एम्प्टी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। नो एम्प्टी क्यों चाहिए? नो फील्ड एम्प्टी, नो फील्ड ऑर्बिटल या फिर नो पाई ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। नो पाई ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। पाई ऑर्बिटल का मतलब पी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? पी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। कोई फ्री पी ऑर्बिटल नहीं है विद इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई दिख रहा है जहां पे आपको ऑर्बिटल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो? ना, ना तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है और ना कोई फील्ड ऑर्बिटल है जो रेजोनेंस बना सके। कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। रेजोनेंस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। आप लोगों से बोलो बेटा, इसके केस में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? इसके केस में ऐसा कोई मेरे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसके केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? सोचो और बताओ थोड़ा। हाँ या ना? करेगा कि नहीं करेगा आर्यन? बट एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस फॉर्मेशन। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। किसमें प्रेजेंट है ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, ठीक है ना? जनरली आपको ऐसा कंडीशन कहीं पे मिले, ऐसा कुछ मिले यहाँ पे एक्स एटम मिले, इसका में डबल बॉन्ड मिले, सिंगल एक्स डबल, ठीक है ना? इस पे आपको नेगेटिव चार्ज मिले, तो ये नेगेटिव होता है वो कौन से वाले ऑर्बिटल में होता है? sp2 में। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा कि पैरेलल? परपेंडिकुलर। तो रेजोनेंस करेगा क्या? रेजोनेंस नहीं करेगा। इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा इन जनरल। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, डू नॉट पार्टिसिपेट। आपको लिए उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्योर चाहिए ना, प्योर पी। तभी तो आप लोग रेजोनेंस बनाएंगे। आप लोगों से बोलो बेटा, ऐसा कंडीशन आपको मिले, आपको ऐसा कंडीशन मिले कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लॉन पेयर हो सिर्फ, तो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी sp2 हाइब्रिड में होता है। आपको ऐसा कंडीशन मिले यहाँ पे एक्स और डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक रेडिकल मिल जाए, वो भी नहीं करता क्योंकि वो भी किससे प्रेजेंट होता है? sp2 में होता है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसको समझने में? सब कुछ दिमाग में जा रहा है तुम्हारे कि नहीं जा रहा है? जा रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में? बचा हुआ कंडीशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ना आप लोग इसको। रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। जीओसी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो रेजोनेंस होता है ना, ठीक है ना? तो थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में पढ़ के आना। कल तो आप लोगों का टेस्ट है शायद, है ना? बाकी जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।